तो हमने चैप्टर नया स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम था पीपल एज ए रिसोर्सेस। सबको आवाज क्लियर है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको आवाज क्लियर, स्क्रीन दिख रहा है? रिप्लाई करो। सबको आवाज क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? सिंपल क्वेश्चन का भी आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। क्लास में हो या नहीं हो आप लोग? आर यू ऑल इन द क्लास और नॉट? तो फिर रिप्लाई इतना डिले क्यों आता है आप लोग? यस वन लिखने में इतना शर्म करते हो तुम लोग? चलिए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पीपल एज ए रिसोर्स। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ह्यूमन भी कैपिटल है और इसके ऊपर क्या है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होता है? एजुकेशन की फॉर्म में होता है और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसे हमने कल पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स, व्हाई एजुकेशन इन द मेडिकल केयर, इट विल गिव हायर रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। इसलिए ह्यूमन को एज ए रिसोर्स कहा गया है। ये रिसोर्स क्या करता है? देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को मेजरमेंट करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। अब हम उसी चीज को आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। जैसे हमने दो एग्जांपल लिए थे, विलास एंड शकल के। वो दोनों अपनी अलग अलग एक्टिविटी में एंगेज्ड है। विलास क्या, फिश बेचता है, और शकल को पढ़ाई करके एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया। ठीक है, अब जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं, इनको तीन मेन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको मेन तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से तीन सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। आप लोगों ने सुना इनके बारे में चीजों को? ये तीनों सेक्टर आपने सुना है इससे पहले? क्या आपने इससे पहले तीनों सेक्टर सुने कभी? तीनों सेक्टर क्या होते हैं? यस, ओके गुड। तो प्राइमरी सेक्टर मेनली क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्ट नेचर से कनेक्टेड होती है, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, all these activities are come under primary sector। जो डायरेक्ट नेचर से हम जो भी रिसोर्सेज को हार्नेस करते हैं और उनसे जो भी हम मनी जनरेट करते हैं, वो देश के इकोनॉमिकल कंडीशन में एडअप होती है। तो प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट नेचर से मिलता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकंड सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर। उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो भी चीज बनती है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, उसको किसके अंडर में लाया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे गेहूं, वीट है, वीट ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर से आया है। पर जब इसको पीस के आटा बना के पैकिंग करके दुकानों में भेजा जाएगा, इट विल बिकम सेकेंडरी सेक्टर। तब ऐसे जहां भी प्रोडक्शन होता है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को जो प्रोड्यूस करके, मतलब प्रोसेस करके जब आप कुछ नया पैकेजिंग देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और इन सब की जो हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? टर्जरी सेक्टर। वहां पर क्या क्या आता है? आपका ट्रेड आता है, व्यापार, मतलब सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस। ये सब सेक्टर किसमें आता है? टर्जरी में। मतलब इन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की जो भी हेल्प करते हैं, जो भी सेक्टर्स हेल्प करते हैं, जो भी सर्विसेज हेल्प करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टर्जरी सेक्टर। ठीक है, यस। इसमें ट्रेजरी में दोनों होता है, गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होता है। चलिए, एंड दीज एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। जो भी प्राइमरी सेक्टर से जितना इनकम होता है, सेकेंडरी से जितना इनकम होता है, टर्जरी से जितना इनकम, उसको देश की इनकम कहते हैं, या उसको देश की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। ग्रोस नेशनल इनकम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह की एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल का मतलब है जिस भी एक्टिविटी से पैसा जनरेट होता है, रुपया जनरेट होता है, उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अभी ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी दो तरह की होती है। एक होता है मार्केट एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, एक होता है मार्केट एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग है जिस काम को करके रिम्यूनरेशन मिले, मतलब पैसा जनरेट होता है। ठीक है, जिस भी काम को करके अगर पैसा जनरेट होता है, रिम्यूनरेशन मतलब हमको क्या मिलता है उसके बदले में? वेजेस मिलते हैं, सैलरीज मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं। आपको जो भी अगर कुछ मिलता है,
इसको हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटीज, द एक्टिविटी परफॉर्म फॉर द पे और द प्रॉफिट पार्ट। ठीक है, इसमें आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी आती है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस है। जिस भी गुड, जैसे किसी भी चीज को बना के या किसी चीज को सर्विस करके अगर पैसा मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कुछ काम तो होता है पर वो काम खुद के लिए ज्यादा होता है, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा, उसमें पैसा जनरेट नहीं होता। एन एग्जाम्पल, कोई बता सकता है ना एग्जाम्पल, कि हम काम तो करते हैं लेकिन उससे पैसा जनरेट नहीं होता। एनीबॉडी कैन गिव एग्जांपल? प्लीज गिव वन और टू एग्जांपल्स। स्मॉल फॉर्मिंग नहीं, स्मॉल फॉर्मिंग में अपने लिए होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मम्मी जो घर पे हेल्प करती है, मम्मी जो घर के सारे काम करती है, मम्मी घर में खाना बनाती है ना, झाड़ू पोछा वगैरह करती है, बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों को पढ़ाती है। क्या मम्मी ने कभी चार्ज किया पापा से कि मैंने इतना काम किया, मेरे को तुम पैसा पगार दोगे? नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटी जहां भी काम तो हो रहा है बट कैसा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट भी हम यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, बट उसमें क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, जैसे विशाल, ये वाला, हाँ ये वाला सकाल मदर कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ, क्लीन द हाउस, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी। इन एक्टिविटी की वजह से किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज फॉर डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग द फैमिली, है ना? यस, ओके, वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, ड्राइविंग कार फॉर द फैमिली। यस, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी वो एक्टिविटी जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी। और जिस भी एक्टिविटी में आपको पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर और आगे क्या है, आगे लिखा है एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूजेस ऑफ इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी। जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा, अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम क्या होंगे, हम इकोनॉमिकल, देश की इकोनॉमी में अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एजुकेशन होगी तो स्किल होगी, स्किल भी होगी। तो एजुकेशन और स्किल दो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की अर्निंग को इफेक्ट करता है। मतलब आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप कितना देखो, इकोनॉमिक्स पैसे के ऊपर बात करता है, डीपी देश की राजनीति के ऊपर बात करता है, इकोनॉमिक्स केवल पैसे की बात करता है। तो आप जो एजुकेशन और जो स्किल जनरेट करोगे वो आपकी क्या होनी चाहिए, अर्निंग्स के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी, आपके स्किल्स अच्छे, तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं, आपकी स्किल्स भी अच्छी नहीं, आपकी अर्निंग कम होगी। ठीक है, अभी मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैज मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल इन्फॉर्मेशन। वुमेन्स में खासकर देखा जाता है, खासकर गांव में या रूरल एरिया में, जहां पर लेडीज की पढ़ाई काफी कम होती है, उनके स्किल फॉर्मेशन भी काफी कम होती है, इसलिए वुमेन्स को एज कम्पेयर टू मैन थोड़ा लो पे किया जाता है। ठीक है, वुमेन्स, मैन वगैरह क्या करते हैं, अपनी स्किल्स ऐड करते रहते हैं। ठीक है, वुमेन्स इतनी ज्यादा काम बाहर नहीं करती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ऐसी काफी सारी चीजें हैं, तो ऐसी कई सारी चीजें। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर, इरेगुलर एंड लोअर इनकम। ठीक है, मेन और वुमेन में भी काफी सारा वो है कि मतलब इनकम लेवल पे डिफरेंस रहता है। इन दिस सेक्टर देयर इज एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी एंड मैटरनिटी लीव। हाँ, जहां पर जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होगा, अगर समझो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ सैलरी आती है, बोनस आता है, हॉलीडेज आती है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली आपको ऑफर लेटर मिलता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा काम करती है, तो यहाँ पर इनको मेटर्निटी लीव नहीं मिलेगा, चाइल्ड केयर, सोशल सिक्योरिटीज नहीं मिलते। ठीक है, पर जहां पर वुमेन हाई एजुकेशन में है, स्किल फॉर्मेशन में, वहां पर उनको एज कम्पेयर टू मैन उनको सेम अच्छा सैलरी मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर। ओके, अब हम पढ़ेंगे किसी भी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक? अगर सबको क्लियर तो वन टाइप करो। जस्ट लाइक आईटी सेक्टर, खासकर प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छा है। चलिए, अब किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है उसको क्वालिटी तीन फैक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट फैक्टर इज एजुकेशन, सेकंड फैक्टर इज हेल्थ, एंड थर्ड फैक्टर इज एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे।
कि जैसे इंडिया है, चाइना है, यूएस है, यहाँ पर अगर हमको जज करना है कि इस देश की पॉपुलेशन कैसी है, मतलब क्वालिटी, इस पॉपुलेशन की क्वालिटी, एक तो क्वांटिटी हो गया कितनी ज्यादा है, एक है क्वालिटी, इस देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। फर्स्ट, लिटरेसी रेट, मतलब एजुकेशन कैसा है, हेल्थ ऑफ द पर्सन, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, स्किल उसमें कितना अच्छा फॉर्म है, और थर्ड आपका आएगा स्किल, मतलब स्किल कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयमेंट पे। लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड स्किल फॉर्मेशन, मतलब आप किस तरह की जॉब करते हो, एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर्स पे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को आप चेक कर सकते हो, क्वालिटी कैसा है वहां पर, उस देश की इकोनॉमी कितनी अच्छी ग्रो करी, कितनी ग्रो नहीं करती। तो लिटरेसी को और हेल्थ को, अगर देश की जनता पढ़ी लिखी है और अच्छी हेल्दी है, दीज आर लाइक एसेट्स, अदरवाइज दीज विल बी लायबिलिटी फॉर द कंट्री। चलिए अब एजुकेशन के बारे में, जैसे हमने सकल का एग्जांपल लिया था, सकल ने स्टार्ट इनिशियली ईयर्स में उसने अच्छी पढ़ाई की थी, उसको क्या हुआ, बाद में एक अच्छा जॉब मिला, अच्छी सैलरी मिली। तो हम देख सकते हैं कि समय के साथ साथ में जो एजुकेशन होता है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है ना, जैसे सकल के केस में था, उसको उससे और विलास को जब कंपेयर किया गया, बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन ओनली ही कैन एबल टू एक्वायर गुड स्किल्स, when he acquire good skills then he will able to good job, when he will get a good job he will get a good salary also। ठीक है, तो इन द एंड एजुकेशन विल, जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है वो भी हमारी क्या ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी की तरफ इंडिकेट करती है। ओके, तो अगर हमारे देश का एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा होगा, वो उससे क्या है, नेशनल इनकम इम्प्रूव होता है, कल्चर रिचनेस, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक को एजुकेशन पहुंचाने का पूरा प्लानिंग करती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, है ना, समय आने पर ऐसा भी होगा 8 क्लास की तक बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। अभी देखो केवीज में काफी कम फीस ली जाती है, अगर आप देखते हो। मैंने एक बच्ची पढ़ती है, अगर उस अपने पेरेंट की सिंगल चाइल्ड है और गर्ल चाइल्ड है, उसका केवी में कोई फीस नहीं, 8 क्लास तक उसका कोई फीस नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छे से प्लानिंग करती है कि लोग पढ़ाई की तरफ मोटिवेटेड रहें। उनको पता है कि एजुकेशन में अगर आज इन्वेस्ट किया है, कल यही लोग देश के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, देश की इकोनॉमिकल कंडीशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए सभी प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या है, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का टारगेट रहता है। यस, गर्ल्स को पास फ्री रहता है। यस, गुड। रिटेंशन, मतलब रिटेंशन मतलब है कि वो स्कूल में आ गया फिर उस स्कूल में कंटिन्यू करे। यस, इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, गुड पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई समझो बच्चा स्कूल में आ गया, उसको रिटेन करना है, रिटेन मतलब वो जल्दी छोड़ के ना जाए, वो 5th 6th तक पढ़ा फिर चला गया, नहीं, वो एटलीस्ट अपनी 10th 12th की एजुकेशन पढ़ के जाए। ठीक है, एंड क्वालिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन द गर्ल्स, जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, देखो केवी एस्टेब्लिश करती है, नवोदय स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश करती है, इनका पूरा खर्चा क्या गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, टीचर्स का सैलरी भी गवर्नमेंट उठाती है हर चीज। तो इससे पर्पज क्या है कि जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो हमारी चाइल्ड जनरेशन है, उनको हम अच्छा नॉलेज दें, उनको अच्छा स्किल दें। तो अगर हम देखते गवर्नमेंट कितना बजट स्पेंड करती है, देखो जब देश आजाद हुआ था तो 1951-52 में देश का पहला बजट आया था। उस टाइम एजुकेशन के लिए 151 करोड़ सैंक्शन हुए थे। और अगर हम 2015-16 की बात करेंगे, उसमें 3766 करोड़ के आसपास रुपए खर्च किया। तो कितना टाइम्स हो गया सोचो। इसका मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर काफी सारे एक्सपेंडिचर करती है। देखो ये 0.6% से 3% तक राइज कर गया। ठीक है, और लंबे टाइम में ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे भी आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो आने वाली जनरेशन को क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि जितना एजुकेशन अच्छा होगा उतना देश का क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन रहेगा। आपके सामने देखो एक सर्वे भी है, ये ग्राफ नंबर 2.1, जो ये ब्लू लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, क्या बताती है, एवरेज पर्सन परसेंटेज एजुकेशन का, एंड मेल एंड फीमेल। आप देखो 1951 में मेल एंड फीमेल में लिटरेसी रेट का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन अब 2011 तक आते हैं, देखो वो डिफरेंस काफी कम हो चुका है, 2001 से 20। तो धीरे धीरे डिफरेंसेस काफी कम हो रहे हैं कि अब पहले जितने लड़के पढ़ाई करते हैं तो लड़कियां भी उसी लेवल पे पढ़ाई करने लग गई। Human being a positive asset and a precious natural resource which need to be cherished। बिल्कुल सही बात है, नरिशमेंट होना चाहिए, डेवलप्ड विद टेंडरनेस एंड केयर,
कपल्ड विद डायनेमिक्स, मतलब ये सब फैक्टर्स एजुकेशन ही दे सकता है। बच्चों का कैसे केयर करना है, उनको कैसे नरिशमेंट करना है, उनके अंदर अच्छी गुड क्वालिटीज कैसे एनहेंस करनी है, उनका ध्यान भी रखना है, वो एकदम डायनेमिक भी रहे, काम करने के इच्छुक भी रहे, ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कैटलिस्ट एक्शन ऑफ एजुकेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पर गवर्नमेंट इसको अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत है। देखो पिछली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, मतलब आज से 25 अराउंड 30 इयर्स पहले एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। अब 35 इयर्स के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, ठीक है। यस, आगे और कुछ दिया है? यस, बजट, वही सेम बजट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि बजट जो यूनियन बजट आता है, तो द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कंट्री का जो जीडीपी होता है, उसका 2.7% हमने 2017-18 में किया। तो समय के साथ ये देखो बढ़ता जा रहा है 18% से। द लिटरेसी रेट पहले 18% थी, कब? 1951 में। अभी कितनी हो गई? अराउंड 74% हो गया, ठीक है। तो लिटरेसी इज नॉट ए ओनली राइट, इट आल्सो नीडेड इफ द सिटीजंस आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। ये केवल एक अपना राइट नहीं है कि हमको पढ़ाई होना चाहिए। इससे क्या होता है? लोगों को जानकारी मिलती है, लोगों के अंदर जागरूकता रहती है, लोगों को अपने अधिकार का पता लगता है। दे शुड नो देयर फंडामेंटल राइट्स, आल्सो दे शुड नो देयर फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो। जब ये दोनों चीज हमको प्रॉपरली पता होती है, तो हम अपने ड्यूटीज भी प्रॉपरली करते हैं और अपने राइट्स को भी प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। ओके जी। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, इसलिए देखो ये सर्व शिक्षा अभियान चलता है। ये किसके लिए होता है? कि भाई लोग छोड़ के ना जाए जो स्कूल वगैरह, पहले काफी जाते थे, अब लोगों ने ड्रॉप आउट करना काफी कम कर दिया। इसलिए ये सर्व शिक्षा अभियान, ये क्वेश्चन आया था, ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो सबको एजुकेशन इम्पार्ट करे, तो उस आंदोलन का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान। ये किसके लिए? मेनली प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑफ 6 to 14। गवर्नमेंट चाहती है 6 साल से लेकर 14 साल के जितने बच्चे एटलीस्ट वो स्कूल पक्का जाए। उसके लिए उनको कितने भी स्कूल खोलने पड़े, कितने भी टीचर्स को फिलअप करना पड़े, वो उसके लिए पूरी कोशिश है। एक बार 14 ईयर्स बच्चा अचीव कर जाता, थोड़ा मेच्योर हो जाता है, वो खुद समझ पाता है हाँ भाई मेरे लिए एजुकेशन जरूरी है, जरूरी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के जितने भी बच्चे, सबको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो आपको पेरेंट्स आपको बचपन से पढ़ाते हैं, एलकेजी, नर्सरी। नर्सरी नॉर्मली 2.5 से 3 साल में स्टार्ट हो जाता है। सोचो आपके पेरेंट्स भी उतने वरीड हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है? मिड डे मील जैसी स्कीम लेके आती है, ताकि जो गरीब घर के बच्चे, अगर उनको घर में खाने का दिक्कत हो, एटलीस्ट वो खाना खाने तो स्कूल में आएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट है जो चलता है। इससे उनका अटेंडेंस, गवर्नमेंट इस स्कीम से क्या हुआ? स्टूडेंट का अटेंडेंस बढ़ा और रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन घटा है उनका। और उससे दूसरा फायदा क्या हुआ? उनका नरिशमेंट लेवल बढ़ गया। तो उनको खाना मिल रहा है और अच्छे क्वालिटी का मिलता है, तो क्या है? उनका बॉडी नरिशमेंट भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट वही डाटा आपको दिया हुआ है, डाटा तो आप रीड आउट कर सकते हो, आपको डाटा लिखना होता है। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, टेबल नंबर 2.1। 1950 में कितने स्कूल थे, कितने कॉलेज थे? नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं? 750। और 1617 में कितने हैं? 42,000। समझो कितना मल्टीपल टाइप्स कॉलेज हुए हैं। यूनिवर्सिटी कितने थे? 30। अभी कितने हैं? 795 के आसपास, 800 के आसपास यूनिवर्सिटीज है। पहले कितने स्टूडेंट एनरोल होते थे? 2,63,000। अभी कितने हैं? काउंट करके देखें तो 2 करोड़, मतलब 10 टाइम्स हम आगे बढ़ गए, तो 100 टाइम्स। 2 इंटू, मतलब 2 लाख से हम 2 करोड़, 3 करोड़ के आसपास एनरोलमेंट कब? 2016-17 में। टीचर्स कितने थे? 24,000। अभी टीचर कितने हैं? 14,70,190। तो डाटा वेबसाइट से लिया गया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, एजुकेशन पार्ट में किसी को डाउट है? फिर हम आगे हेल्प पे चलेंगे। एनी क्वेश्चन टिल हियर? हाँ भाई शुभम, तुमने जीरो दबाया, क्या बात है? क्या डाउट है तुमको? जीडीपी इन डिटेल। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। तो प्राइमरी सेक्टर ने जितना भी प्रोड्यूस किया, उससे कितना पैसा जनरेट हो सकता है। सेकेंडरी सेक्टर ने जितना प्रोड्यूस किया, उससे कितना इनकम जनरेट होगा। टर्जरी सेक्टर ने जितना इनकम जनरेट किया, उससे जो टोटल मनी होता है, ये जब टोटल मनी, एक तो प्रोडक्शन इन केजी, एक टोटल मनी कितना जनरेट हुआ, इसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्लियर अभी?
जैसे आपने कितना गेहूं का उत्पादन किया, आपने कितना राइस का उत्पादन किया, आपने कितने पल्सेस जनरेट किए, आपने कितने सारी गाड़ियां बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें आप जितना काम करते हो उसका जो टोटल क्वांटिटी होता है, उससे जितना इनकम आता है, उसको जीडीपी एंड ग्रोस नेशनल उसमें आता है, ग्रोस नेशनल इनकम में आता है। ठीक है, यस। चलिए, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ। अगर एजुकेशन अच्छी है तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली हेल्थ के प्रति लोग अवेयर हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना आया तो लोग अभी हेल्थ के लिए कितने अवेयरनेस होते हैं। पहले लोग कैसे थे, हाथ भी नहीं धोते थे, बाहर से मार्केट दुकान से आते, बाहर से आते घूम फिर के वही अंदर आगे हाथ पैर भी नहीं धोते थे। जबकि हमारा कल्चर हमको क्या सिखाता है, घर से जब भी बाहर से आए हमको हाथ पैर धोने चाहिए, मुंह धोने चाहिए, फिर हमको घर में किसी और काम को हाथ लगाना चाहिए। ठीक है, जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए कोरोना ने सबको सिखा दिया है, जो हम भूल गए थे अपना कल्चर को। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो उनको वो खुद हेल्थ अवेयरनेस के लिए हो जाते हैं। ठीक है, फर्म मैक्सिमाइज बेनिफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल विद वर्क? तो अगर आप सोच सकते हो भाई कोई ऐसी कंपनी जिससे सारे लोग गरीब, मतलब वो सारे लोग क्या बीमार है, अगर एक फैक्ट्री में सही लोग बीमार पड़ जाए तो क्या कंपनी अच्छी तरह काम कर पाएगी? बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी। उसी तरह अगर जैसे किसान अगर बीमार है, फसल टाइम पे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को अगर इकोनॉमिकली अच्छा होना है तो उसको हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट के काम क्या क्या गए कि गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को नए नए मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, आंगनवाड़ी होना चाहिए, नरिशमेंट डिटेल्स भी अच्छा होना चाहिए। ये पूरा जब वर्किंग नेटवर्क होता है कि हम अच्छे अच्छे हेल्थ सेंटर्स बनाए, तो देखो गवर्नमेंट बहुत सारे इसमें काम करती है। कि जैसे बच्चों आपका एग्जांपल दिया है, बच्चे खड़े हैं, सबका वेट चेक कर रहे हैं, हाइट चेक कर रहे हैं, फिर उसमें क्या कमी है क्या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। चलिए, तो हेल्थ में पढ़ते हैं, हेल्थ में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हेल्थ इज ए इंडिविजुअल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वनलेस बीइंग। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन प्रायोरिटी फॉर द कंट्री। जितना कंट्री का भी हेल्थ कंडीशन, देखो कंट्री का पूरे का हेल्थ दांव पे था। ठीक है, इसलिए देश का इकोनॉमी एकदम नीचे आ गया था। अभी धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं तो देश का इकोनॉमी वापस अपने लेवल पे आ रहा है। तो हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हेल्थ वैसे इकोनॉमी ऊपर भी जा सकती है, इकोनॉमी नीचे भी आ सकती है। तो हर एक के पास फैमिली वेलफेयर की कंडीशन होनी चाहिए, नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए, स्पेशल फोकस होना चाहिए अंडर प्रिविलेज सेक्टर पे जो भाई इतना ध्यान नहीं दे पाते अपने हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो पिछले 5 डिकेड्स में हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा हुआ है। प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हर लेवल पे काफी ज्यादा काम हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के भी द्वारा। एजुकेशन की हेल्थ एजुकेशन भी हुआ है और हेल्थ में भी हुआ है। ओके, आगे चलते हैं इसमें। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कितने बच्चे एक साल से नीचे आयु मर जाते हैं, वो डेथ रेट यहाँ पर दिखाया गया। 1951 में देखो कितना था, 147 हजार में से 150 अराउंड बच्चे 1951 में मर जाते थे। तो थर्ड 60 में कितना हो गया, केवल 34। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रूव फैक्टर है। मतलब जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उस समय उनका केयर करना, उनका उनका नरिशमेंट वैल्यू उनको ध्यान रखना, हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट करना, हेल्थ सेंटर्स क्रिएट करना, ताकि वो बच्चे को अच्छी तरह जन्म दे पाए, अच्छी उनको फैसिलिटी मिले। बच्चा जन्म होने के बाद भी उसके उसको वैक्सीनेशन होते हैं, जो एक साल के अंदर बच्चों को कई सारे वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाता है। इससे भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, जैसे भी कहते हैं इंडिया में कोविड इतना क्यों नहीं फैल पाया या उसने इतना इफेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो एक इंजेक्शन लिया था, कौन सा, टीबी वाला, जिसको बोलते हैं बीसीजी, है ना। बीसीजी करके इंजेक्शन हम सबको बचपन में लगता है जब हम 1 साल से छोटे होते हैं। तो उसी ने हमारे अंदर हमारी इम्यूनिटी को इतना अच्छा रखा कि अमेरिका जैसा कंट्री जिसके पास हेल्थ फैसिलिटी इंडिया से सोचो एकदम माशाल्लाह दबा के, बरोबर है, लेकिन वो कोविड से कितना इफेक्ट हुआ, ब्राजील हुआ, यूरोप हुआ, इंडिया क्यों नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं हम लोगों की इम्यूनिटी उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? हमको बचपन में वैक्सीनेशन मिला है। पहले देखो पोलियो कितना बड़ा बीमारी होता था, आज देखो पोलियो लगभग खत्म हो गया। जब बच्चा छोटा होता है उसको पोलियो की ड्रॉप बचपन में पिला दिया। ठीक है, जैसे चिकन बॉक्स का इंजेक्शन आपको बचपन में लग जाता है तो आपको कभी फ्यूचर में चिकन बॉक्स नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी कई सारी गवर्नमेंट ने बचपन में ही ध्यान रखा है ताकि जो पॉपुलेशन आगे जाके आएगी वो कैसी आएगी, हेल्दी पॉपुलेशन आएगी। हम देखो अभी शेयर मार्केट देखो, जब कोविड हुआ था फरवरी मार्च में, शेयर मार्केट 40,000 से 27,000 पे आ गया था। 13,000 का ये बहुत बड़ा गैप था, जो इकोनॉमी एकदम क्रैश हुई थी। ये 2008 में हुआ था, बहुत पहले, जब सर हर्षद मेहता स्कीम हुआ था। उसके बाद कोविड की वजह से 13,000 तक इकोनॉमी नीचे आ गई। पर आपको यकीन नहीं होगा, अगर अभी 6 महीने के अंदर हम वापस उस रेट पे 40,000 पहुंच गए। तो इंडियंस ने कोविड के खिलाफ इतना अच्छा ढंग से काम किया है
या हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कई सालों से जो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी बच्चों के वैक्सीनेशन की, या हम सबका जो वैक्सीनेशन हुआ है, उसने हमको कोविड से लड़ने के लिए क्षमता दी। तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति अवेयरनेस थी, इसके वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज गुड। ठीक है, बताने को देखो बहुत कुछ होता है हर चीजों में। ठीक है, तो देखो ये हमारे कंट्री का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको देखो दिया भी एच SCPHCCSC नीचे लिखा है। SC मतलब सब सेंटर, कितने हेल्थ के सब सेंटर हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, कितने ऑक्सिलरी नर्स हाइब्रिड्स हैं, कितने रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, कितने रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स हैं, कितने लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं। तो समय के साथ देखो ये फिगर कितना अच्छा है, इतने लोग हैं जो हमारे देश की सेवा करने में लगे। ये डाटा वहां से लिया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सारा काम करती है हेल्थ के ऊपर। चलिए, और किसी और कोई डाउट है इस हेल्थ पार्ट में तो यू कैन आस्क। नो डाउट। सर रजिस्टर्ड डॉक्टर रिड्यूस क्यों हो गया? रजिस्टर्ड डॉक्टर इसलिए रिड्यूस हो गया कि मेडिकल एग्जाम थोड़ा टफ होता है। ठीक है, और कुछ लोग अपना पर्सनली भी स्टार्ट कर देते, कई सारे रीजन हो जाते। 2017 में 17,000 हो गया, हाँ कम हुआ है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा मेडिकल काउंसिल की तरफ से। जैसे कई बार ये भी होता है, कुछ लोग फर्जी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर देते हैं, बाद में डॉक्टर्स की डिग्री कैंसिल करनी पड़ती है। ये बहुत होता है इंडिया में। जैसे जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लो, आपकी उसकी ऑथेंटिसिटी पक्का चेक कर लेना, भाई ये रिकॉग्नाइज नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, कि देश में रोजगार कितना है। अब रोजगार कैसा होता है, किस तरह का होता है, उसको पहले रोजगार की डेफिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो unemployment is said to exist when people who are willingly to work at going wages cannot find job। सिंपल सी भाषा में, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब मेरे अंदर काबिलियत है और मैं कहीं भी काम करूंगा मुझे को सैलरी मिल जाएगा या वेजेस मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि मैं काम कर सकता हूं बट मुझे कोई काम नहीं, इसको बोलते बेरोजगारी। दूसरा, जैसे हमारी जैसे हाउस घर में लेडीज होती है, वो काम कर सकती है बाहर जाके, बट अभी वो किसी और काम में ही है, वो घर पे घर संभाल रही है। इसका मतलब वो ये कैटेगरी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आती है। समझो लॉजिक, मैं काबिल हूं तो मैं बाहर जाके नौकरी कर सकता हूँ, पर नहीं कर रहा तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। बट ये लेडीज की किस्त में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो घर का काम संभाल रही है, तो आप उनको अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में नहीं कर सकते। शी इज एंगेज बट शी इज नॉट गेटिंग पेड। ठीक है, बट शी इज नॉट अनएम्प्लॉयड, शी इज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द देयर फैमिली। ठीक है, उसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी देखो कोई काम नहीं करते हैं, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। वो कर सकते हैं पर नहीं करते हैं, इसका मतलब वो भी बेरोजगार नहीं है। दूसरा, 60 प्लस के लोग अगर कोई काम ना करे तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? 15 साल से लेके 60 ईयर्स तक के लोग, अगर उनकी काबिलियत है और वो काम कर रहे हैं, इस और उनको सैलरी मिल रही है, मतलब वो रोजगार है, दे आर एम्प्लॉयड। अगर 15 साल से लेकर 60 ईयर के बीच में लोग हैं, काबिलियत है बट नौकरी नहीं है, इसको बोलते बेरोजगारी। ये डेफिनेशन क्लियर सबको? हम एक रेंज की बात, उस रेंज में लोग काम करते हैं, सैलरी मिलती है नहीं मिलती उसके बेस पर डिसाइड होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हैं, वो डोमेस्टिक घर पे काम करते हैं, वो सब कोई सेम चीज है। ठीक है। शक्ल ब्रदर एंड सिस्टर डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, क्योंकि उनकी एज छोटी है, 15 ईयर से छोटी है। ठीक है। उसकी मदर भी है, शक्ल मदर शी लव एंड वर्क फॉर द फैमिली, शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड फॉर हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर द पेमेंट, शी कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमको एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके जो ग्रैंडफादर है, अगर वो एज में ज्यादा है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तीन तरीके का होता है। एक होता है सीजनल, दूसरा होता है डिसगाइज्ड। सीजनल क्या होता है? जैसे गांव का किसान, जैसे नॉर्मली एक फसल जो होती है, वो एक फसल जो 3 महीने उसको टाइम लगता है पकाने के लिए। ठीक है, उसको बोइंग शोइंग करेंगे अपन, इरिगेशन देंगे, सब कुछ जो एक्टिविटी करते हैं इरिगेशन प्रैक्टिस की हम सारी देते हैं। बट क्या होता है, 3 साल में फसल आ जाती है, 3 महीने में फसल आ जाती है। ठीक है, मैं एक फसल और ले लेता हूँ तो 6 महीने फसल आ गई।
अब मैं 12 महीनों में से 6 महीने ही काम करता हूँ, 6 महीने प्रैक्टिकली मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि मैं काम तो कर सकता हूँ बट मेरे पास काम करने को कुछ नहीं है, क्योंकि जमीन भी ऐसी नहीं होती है, आपको हर सीजन आपको फसल लेनी पड़ती है, आपको कुछ समय के लिए जमीन को छोड़ना भी पड़ता है, उसको रिफ्रेशमेंट नरिशमेंट खुद होने के लिए। ठीक है, इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वो 6 महीने तो रोजगार है, बट 6 महीने रोजगार बेरोजगार है। ये पॉइंट आया सबको समझ में, किसान वाला। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? किसान इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, या डेली वेज वर्कर, डेली वेज वर्कर इसमें अंडर आता है। आप देखो कभी आप जब स्कूल जाते हो सुबह सुबह, तो डिग्गी में एक जगह पे आपको, डिग्गी बस स्टैंड जो है विठल मंदिर के आगे जो है ना, आगे चौक, वहां पर आपको काफी लोग खड़े दिखाई देंगे। ठीक है, वो डेली वेज वर्कर है। ठीक है, अब वो काम तो कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है, इनको उस दिन काम नहीं मिलता है, तो अब काम तो कर सकते थे बट काम नहीं मिला। बारिश के टाइम में लोगों को घर में ज्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, जब सर्दी आएगी, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, तो इनको ज्यादा काम मिल जाता है। इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों तरह। जब काम करेगा तो एम्प्लॉयड है, जब काम नहीं कर रहा तो अनएम्प्लॉयड है। दूसरा डेफिनेशन है डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड मतलब, डिसगाइज मतलब बहरूपिया। बहरूपिया अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? कि जैसे मैं एक 10 किलो का वेट मेरे को उठाना है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 किलो का वेट उठा सकता हूँ, पर मेरे 4 दोस्त लोग मेरे साथ लग गए, चल हम भी तेरे साथ उठाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिसगाइज्ड वर्किंग। कि भैया हम, मैं अकेला उठा सकता हूँ, बट उसको उठाने के लिए 4 लोग लग गए। क्या 10 किलो उठाने के लिए 4 लोग चाहिए? नहीं, एक अकेला आदमी भी वो काम कर सकता है। जैसे गांव में खासकर खेती में होता है। ठीक है, जैसे किसान के पास एक छोटी जमीन है, 1 एकड़ या 2 एकड़ की उस पर जमीन है, वो चाहे तो साल भर अकेला खेती करके काम कर सकता है। अब उसके 4 बेटे और हैं, अब वो चारों बेटे भी उसके साथ खेती में काम करते हैं। जमीन कितनी है? 2 एकड़। चाहे तो किसान अकेला कर सकता है, पर क्या चारों बेटे भी उसके साथ काम कर रहे हैं? इसका मतलब काम तो कितने लोग कर रहे हैं? 5, पर काम कितने आदमी का है? 1 आदमी का। इसका मतलब दे आर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयड, क्योंकि उनके पास करने को और कुछ काम नहीं है, इसलिए वो लोग वो काम करते हैं। इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखो आपको सीजनल मैंने बता दिया, ये पूरा अपना एग्रीकल्चर के बारे में है। डिसगाइज का मैं आपको बता दिया एग्जांपल, सेम वही चीज है जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, खासकर आपको बेरोजगारी दिखती है शहरों में, जहां पर लोग पढ़े लिखे तो हैं, है ना, पढ़े लिखे तो हैं। मैनी यूथ जो 10th पास है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। कि नौकरी कर तो सकते हैं, डिग्री डिग्री सब है, बट नौकरी नहीं है मार्केट में, उतना तो जॉब कहाँ से करेंगे? ठीक, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। ठीक है, दूसरा कैसा है कि भाई पढ़े लिखे हैं, पर उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। एक तो है नॉलेज ही नहीं है, तब भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक आप पढ़े लिखे हो, बट फिर भी आप उतना, आप क्वालिफाइड नहीं, तो अभी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और कई बार आप टेक्निकली तो हो साउंड, बट होता आपके लेवल, आपकी जितनी टेक्निकल स्किल्स है, उतनी टेक्निकल स्किल कंपनी को और ज्यादा चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी कब है? 30 साल पुरानी है। हम जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया तो बहुत पुरानी पढ़ाई, अभी हो सकता है इंजीनियरिंग का स्तर भी बदल जाए। ठीक है, तो इस तरह के इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? इट इज वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। ठीक है, पीपल जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक में एसेट्स की तरह कर सकते हो, क्या बन जाते हैं? देश के ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं। ना एजुकेशन अच्छी है, ना स्किल अच्छी है, ना हेल्थ अच्छी है, दे विल बिकम लाइबिलिटी फॉर द कंट्री। ठीक है, यस, पीपल डोंट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। ऐसा भी होता है कि जब नौकरी करें तो फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे? तो ऐसी कई सारी चीजें होती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिकल ओवरलोड। से क्या होता है? कंट्री जितना पैसा, अभी देखो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उससे क्या नुकसान होता है? कंपनी जो एक्सपेंडिचर हेल्थ में करना चाहती है, एजुकेशन में करना चाहती है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इससे इकोनॉमी के ऊपर काफी ओवरलोडिंग आती है। जैसे मनरेगा योजना लानी पड़ती है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति मनरेगा में 100 दिन काम नहीं करता, उसको क्या करना पड़ता है? उसको अलग से सैलरी देनी पड़ती है। भाई तेरे को, चलो 100 दिन तूने काम नहीं किया, फिर भी तेरे को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उससे गवर्नमेंट के ऊपर या कंट्री के ऊपर इकोनॉमिकल और बर्डन आता है। ठीक है, द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास अच्छा पैसा नहीं है, खाने के लिए, तो हम अच्छी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, हम अच्छी फैसिलिटीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं, हम अच्छे एसेट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इससे क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टाइल ये डिग्रेड होता है। ठीक है, इससे फिर डिग्रेड होगा, हेल्थ स्टेटस भी डिग्रेड होगा। ठीक है, आप में से हर कोई चाहता है भाई हम अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छे माहौल में रहें, अच्छी पढ़ाई करें। एवरीवन थिंक ऑफ दैट थिंग।
तो उसके लिए आपको एजुकेटेड होना जरूरी है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है, आपकी स्किल्स अच्छी होनी जरूरी है, तभी आपको अच्छी जॉब मिलती है। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of the economy. Increase in the employment is an indicator of depressed economy. अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इसका मतलब वहां की इकोनॉमी कैसी डिप्रेस्ड है, नीचे उदासीनता है, वो एकदम खुली खुला हुआ इकोनॉमी नहीं है, डिप्रेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इफ पीपल कैन नॉट यूज एज ए रिसोर्स, अगर लोगों को एज ए रिसोर्स नहीं रहेगा, दे विल बिकम लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया केस में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो इन नंबर ऑफ पीपल विद लो इनकम। हाँ, लोगों को नौकरी है बट थोड़ी सैलरी कम है, पर नौकरी काफी है लोगों के पास। चलिए जी, some people come out for to work for their choice, poor people can afford time। ठीक है, तो ऐसी सेम चीज है। ओके, ये सब इसमें दिया है, इससे ज्यादा और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए। यस, एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। पत्थर जीरो, यस। तो आप, आई होप सो आप लोग हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया, आपके डीपी के 2 चैप्टर हो गए और इकोनॉमिक्स के आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं। एग्री? ठीक है, तो अभी आप लोग हाफ ईयरली स्टार्ट होंगे, तो भी हम आगे एसएसटी अभी नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग रिवीजन से लेने की कोशिश करेंगे, खासकर मैथ और साइंस की रिवीजन, जो आपको हमने एसएसटी के दोनों चैप्टर करा दिए। एक बार आपका ये यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, जो हम लोग क्या करेंगे, आपको आगे के चैप्टर पढ़ा देंगे। ज्यादा एसएसटी पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक चैप्टर को मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन लगता है। तो भी आपके इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर बचे हैं और आपके डीपी के भी 2 ही चैप्टर बचे हैं। तो हम दिवाली के बाद अभी एसएसटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी मोस्टली जब आप लोगों का एग्जाम है, खासकर एपीएस डिग्री के एग्जाम है और केवीज के एग्जाम है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, आपका मैथ और एसएसटी का अच्छा मैथ और साइंस का अच्छा रिवीजन आपको कराया जाए। जैसे जैसे आपके एग्जाम रहेंगे वैसे हम कोशिश करेंगे, वैसे आपकी क्लासेस हो। ठीक है, तो हम अभी आगे पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका ज्यादा पोर्शन नहीं बचा है। तो दिवाली के बाद हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, दशहरे की छुट्टी देखेंगे, आपको दशहरे की छुट्टी दे सकते हैं और दिवाली पे भी आपको 2-3 दिन का छुट्टी मिल जाएगा। यस, हाँ वही बोला, आपके एग्जाम स्टार्ट हो रही है इसका, इससे हम अभी एसएसटी आगे नहीं पढ़ेंगे। अगर आपका हाफ ईयरली का कोर्स पढ़ा दिया है तो हम आपको दिवाली के बाद आगे पढ़ाना आपको स्टार्ट करेंगे। सबको एग्री है? किसी को इसमें डाउट है?